जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 50 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप उपाली या फिर डी सभाकर्णी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो साथियों, हम आपको चारों बौद्ध संगतियों के बारे में बता चुके हैं। पहला कहाँ पर हुआ था, दूसरा कहाँ पर हुआ था, तीसरा कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर तीसरा वाला पूछा गया है। तो तीसरा बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, ध्यान रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने। यहाँ पर लिख देते हैं मोगली, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था। और मोगलीपुत्र तीस की बात करें तो इन्होंने कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन भी किया था। ठीक है, कौन सा ग्रंथ का संकलन किया था? तो कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अशोक। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो इसका सही जवाब है नालंदा में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में आपको पता होगा, जो कि हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ पर, कहाँ पर? नालंदा पर 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग के समय इस नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो याद रखिएगा शीलभद्र। यहाँ पर नाम लिख देते हैं शीलभद्र। ठीक है, तो ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अरबी भाषा में। चचनामा की बात करें तो अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है चचनामा में, और ये एक अरबी ग्रंथ है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरबी। चलिए अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, बताइए। हिंदू, बौद्ध, बौद्ध जैन, हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की गुफा की बात करें, यह महाराष्ट्र में कहाँ पर मिलेगा? औरंगाबाद जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था और घोड़ा दागने की प्रथा इसी ने स्टार्ट किया था। सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 में, और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? चलिए बताइए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है मद्रास और बम्बई में। ठीक है, मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था, ये कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1905 का जो डेट है, इस तिथि को क्या हुआ था, तो 1905 वर्ष में हुआ था बंगाल का विभाजन। तो जब कर्जन ने 20 जुलाई, पूरा थ्योरी को सुन लीजिए, जब लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया तो उसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905, ये डेट आपको याद होगा, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में स्टार्ट किया गया था, तो बंगाल विभाजन। ठीक है, तो जब कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया तो उसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कानून रूप से लागू हुआ था तो आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, और वंदे मातरम गीत भी गाया था। तो ये सब थ्योरी आपको ध्यान रखना है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी थ्योरी बताते हैं उसको ध्यान से सुनना है। तो इसका सही जवाब है विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, इसने अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन 10 के लिए आप लोग आंसर बताइए। टोटल 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और डैश था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। देखिए, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो 1253 में। कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में हुआ था। किस स्थान पर, तो पटियाली स्थान पर। ये पूरा डिटेल्स में आपको ध्यान रखना है। 1253 में जन्म होता है उत्तर प्रदेश के एटा जिला में, स्थान का नाम पटियाली है। और अमीर खुसरो की बात करें तो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला ये प्रथम मुस्लिम कवि था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और क्या थे साथ में, याद रखिएगा सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार, ये सभी थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है A.O. ह्यूम को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी ने 28 दिसंबर
1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? चलिए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर बताइए आप लोग। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो इसका सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वीर सावरकर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, वीर सावरकर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये है स्कंदगुप्त। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्कंदगुप्त की बात करें तो हुनों से स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ था, जो कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो स्कंदगुप्त ने हुनों को रोका था, तो इसमें युद्ध हुआ था और हुन जो है पराजित हो गए थे। और इस युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है पूछा जाता है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में, भीतरी स्तंभ। ठीक है, भीतरी स्तंभ एक लेख है, इसी में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। एक और अभिलेख है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख जो है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो साथियों, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इब्न बतूता की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को का निवासी था और इसकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो रेहला। रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली में लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक प्रकोष्ठ में रखा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत के समय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है सर थॉमस मुनरो। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप का कारण क्या है? तो देखिए, पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक हिलने लगता है तो उसे ही भूकंप कहते हैं। अर्थात भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, और किस स्केल में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अधिकेंद्र शब्द जो है इसका संबंध किससे है? तो ये भूकंप से संबंधित है। भूकंप क्षेत्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र होता है जहां पर भूकंपीय लहरों के बारे में जाना जाता है, जिसे भूकंप केंद्र या फिर अधिकेंद्र बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल विस्तृत क्षेत्र पर उगाई जाती है? तो ये है वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करती है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी होती है एक, इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय झाड़ी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये है आनंदपुर साहिब। ठीक है, पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है आनंदपुर साहिब। ठीक है, जो कि भारत का प्रथम सौर शहर है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। राज्य पूछे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। किस नदी? सोन नदी की सहायक नदी पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था ये मान लीजिए सूर्य है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर में ग्रह है। तो पृथ्वी कहाँ पर है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी से सबसे दूर में कौन है? यही होगा सबसे दूर, जो कि वरुण है। और वरुण को बोलते हैं इंग्लिश में नेपच्यून। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और ये सूर्य से सबसे दूर में स्थित है, इसलिए ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में थ्योरी में आपको बता चुके हैं डिटेल्स में। पृथ्वी सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक को क्षेत्र बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राजगीर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? तो राजगीर में थी और उसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। राजगीर या फिर गिरिव्रज, दोनों आपको ध्यान रखना है। और मगध महाजनपद की बात करें तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से महान साम्राज्यों में से एक था मगध साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो यह है कालाजार, प्रोटोजोआ जनित रोग है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की तरंगे जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलती है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। यानी कि माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि की गति भी उतनी ही अधिक होगी। तो वायु में ध्वनि तरंगे जो है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, माया।
वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? देख सकते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 2011 जनगणना की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरल हो जाएगा और सबसे कम हरियाणा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा दमन एवं दीव। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे n के जगह पाई कर लीजिए, पाई होगा। ठीक है, n के जगह पाई होगा। तो त्रिज्या ए और ऊंचाई b एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बेलन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर के जगह पे त्रिज्या क्या है? a है, तो यहाँ पर a रखेंगे, और ऊंचाई b है तो h की जगह पे b रखेंगे, यानी कि 2 पाई ए बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पाई ए बी, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं फसल चक्र। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। और फसल चक्रण पद्धति में मिट्टी के कटाव को कम करता है। फसल चक्र से क्या होता है? मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है। रुपया किसकी मुद्रा है? तो भारत की मुद्रा है रुपया, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये जो लिखा है ये कहाँ की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा है, रुपया। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। भारत की मुद्रा रुपया, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। ये एक बार पूछा गया था, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, इसका सही जवाब है कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो आम जनता से जमा स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंकों का मूल कार्य है, यानी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? आंसर है मिराबियो तथा आबेसियस ने। डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तुनीर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो है गायक से संबंधित है, संगीतकार भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, यानी कि कला क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत 2012 में पद्म विभूषण दिया गया था और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा कौन सी है? तो यह है सुक्रोज। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सुक्रोज। फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसको चीनी भी बोला जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, अनुच्छेद 167 में मिलता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो ये किया जाता है लसिका के द्वारा। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अस्कंदन के द्वारा। आगे देखिए, वास्को डी गामा भारत में कब आया था?
ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय पास नहीं करेंगे। 1498 में आया था। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल के लिस्बन से, लिस्बन एक जगह का नाम है, तो पुर्तगाल के लिस्बन से केप ऑफ गुड होप के रास्ते रवाना हुए थे। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया था। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको बोलते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। तो नवीन पूछा गया है, आंसर होगा खादर। चलिए बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस, ये क्वेश्चन कल भी आपको बताए थे, 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। आखिरी क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।